हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं जीएस का लेक्चर, और जिसमें आपका डेली ये 8 और 8:30 के बीच में आता है ये लेक्चर। तो आप जो है आपको देखना है, तो जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभार क्या होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता है, तो उसके लिए आप क्या करो, टेलीग्राम जो ऐप है उस पर आप जाइए और सर्च करिए हाईवे क्लासेस ग्रुप। तो हाईवे क्लासेस जो ग्रुप आ जाएगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसको जब ज्वाइन कर लेंगे तो हम वहाँ पर भी मैसेज डाल देते हैं क्लासेस का, तो आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आपका करंट अफेयर से, और इसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन कहाँ है। तो ये चलती फिरती जल प्रयोगशाला परीक्षण का मतलब है कि जो पानी की जो जांच है, यानी कि जो जल की जांच है, जिसका हम लोग H2O होता है फार्मूला। तो जो परीक्षण प्रयोगशाला वैन है, यानी कि चलती फिरती वैन में ही चेक किया जाएगा पानी की कैसी, मतलब ये पानी कैसा है। तो उस पानी की जांच जो है वैन के द्वारा होगी, वो चलती फिरती। ऐसा करने वाला ये राज्य हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। और यहाँ के सीएम कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। हम सभी जानते हैं मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है वर्तमान में। और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं यहाँ के राज्यपाल। सत्यदेव नारायण आर्य आर्य, ठीक है, राज्यपाल हो जाएंगे हरियाणा के। और ध्यान रखना, हरियाणा के गुरुग्राम में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी है, गुरुग्राम हरियाणा में। आप ये भी याद रख लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, याद आ रहा है, पंचकुला। पंचकुला जो हरियाणा है, हरियाणा का जो पंचकुला है, इसमें चौथा नंबर का, चौथवें होंगे यूथ इंडिया गेम्स, यानी कि जो यूथ खेलो इंडिया गेम्स हैं, चौथी बार, यानी कि अब की बार जो 2021 में पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन होगा। और साथ साथ 2020 में असम में हुए थे, आप ये भी ध्यान रखो, ठीक है। चलो, गुवाहाटी के असम में हुए थे ये। चलो ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारतीय ये पहली महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है? तो बताओ ये कौन है। तो ध्यान रखना, इनका नाम मिंटी अग्रवाल है। क्या नाम है इनका? मिंटी अग्रवाल। तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, बताओ युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो बस आपको ध्यान रखना है मिंटी अग्रवाल, यही आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो अभिनंदन थे, आप सभी लोग जानते हैं अभिनंदन का काफी चर्चा में रहा मामला। अभिनंदन थे, इनको एक पुरस्कार मिला हुआ है। वो अगर आप पुरस्कार बता दें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये भी है, उन्हीं के साथ में थी। तो अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार मिला, जो वर्धमान अभिनंदन है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? और आपको आंसर ऐसा करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, ठीक है। या आप डिटेल में लिख सकते हो, अभिनंदन को ये वाला पुरस्कार मिला। और हम लिखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप नेट से सर्च करके गूगल से पूछो, और गूगल से पूछ के, अगर आपने गूगल से पूछ लिया तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा ना, तो पक्का कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने गूगल से पूछा, और गूगल से पूछ के हमारे कमेंट बॉक्स में किया। तो आपको जरूर ध्यान रहेगा कि वर्धमान जो अभिनंदन है, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, डले खुरसानी मिर्च का जो जीआई टैग है, डले खुरसानी जीआई मिर्च जो है, ये बड़ी तीखी मिर्च होती है। डले खुरसानी जो है मिर्च, ये कहाँ की है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, डले खुरसानी जो मिर्च है जीआई टैग, इसको जो है ये सिक्किम है। सिक्किम, सिक्किम की मिर्च है ये, आप सभी लोग ध्यान रखो, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, तेजपुर लीची, तेजपुर की जो लीची है वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो बताओ, तेजपुर की लीची को जो जीआई टैग मिला हुआ है, ये कहाँ? असम है, ठीक है। तेजपुर लीची असम, ध्यान रखना है आपको, तेजपुर लीची असम। वैसे तो जीआई टैग काफी मिला हुआ है, लेकिन आप इनको ध्यान रखो। और सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम की जो राजधानी वो गंगटोक हो जाएगा, हम सभी जानते हैं। और यहाँ के जो सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। और ध्यान रखना है, गंगा प्रसाद यहाँ के क्या है, जो है, ठीक है, गंगा प्रसाद हो जाएंगे यहाँ पर
आपके राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आपसे, सबसे पहले अगर कोई जीआई टैग मिला था, वो हम आपको कई बार बता चुके हैं। जीआई टैग सबसे पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है टैग, ये सबसे पहला किसे मिला था और किस राज्य को मिला था। ठीक है, और किस राज्य की एक जो है किस चीज को मिला था, सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपको बता चुके हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन है। तो ध्यान रखना, लेबनान के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है साद हरीरी। क्या नाम है? साद हरीरी। साद हरीरी लेबनान के नए राष्ट्रपति हैं। साथ साथ में एक देश और है जो नए बने हैं, उनको भी बता देते हैं, बेल्जियम। अगर आपसे पूछे बेल्जियम के कौन है, बेल्जियम के कौन प्रधानमंत्री हैं, तो ध्यान रख, राष्ट्रपति बेल्जियम के राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखो बेल्जियम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर डी क्रू। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर डी क्रू, अलेक्जेंडर डी क्रू हैं, ये बेल्जियम के हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और है जिसका नाम सिंगापुर। तो सिंगापुर के हो जाएंगे ली लुंग, सिंगापुर के हो जाएंगे ली लुंग। ठीक है, ध्यान रखो, जो अपने से संबंधित देश हैं उनके जरूर आप ध्यान रखो, और अगर कोई चर्चा हुई है, कुछ हुआ है, तो उस देश की राजधानी और उस देश को आपको याद रखना है। अगला है मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल, ये है मल्टी मॉडल। ठीक है, मल्टी मॉडर्न लॉजिस्टिक पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया गया है, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, तो इसको आप ध्यान रखें, कहाँ पर बनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये मल्टी मॉडल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से कई रास्ते गुजरेंगे। जैसे मान लेते हैं ये पार्क है, यहीं से सब रास्ते गुजरेंगे, एयरपोर्ट और रोड और बंदरगाह और ये जो है सारे रास्ते यहीं से गुजारे जाएंगे, जोड़ा जाएगा इसको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को। तो ध्यान रखना है, ये जो पार्क है ये असम, कहाँ, असम में है, तो ध्यान रखो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्बानंद सोनोवाल असम के जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के हैं मुख्यमंत्री, और असम से आपको काफ़ी क्वेश्चन याद भी रखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हम बता देते हैं कि जो असम की जो है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम यहीं असम में हुआ था, और राजधानी इसकी तो दिसपुर है, लेकिन ये यहाँ जो गुवाहाटी है यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है, तो ध्यान रखो। ठीक है, असम, और यहाँ पर जगदीश मुखी जो है यहाँ के गवर्नर हैं, जगदीश मुखी, आप ध्यान रखो, ये काफ़ी जो है दिनों से यहीं है गवर्नर। ठीक है, जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है कपिला अभियान। तो ये कपिला अभियान किससे संबंधित है, तो ध्यान रखो कपिला अभियान किसने जो है लॉन्च किया है और किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, कलाम की जयंती पर लॉन्च किया गया है कपिला, कलाम सर की जयंती पर, कलाम सर की जयंती पर, सर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर स्टार्ट किया गया है, और रमेश पोखरियाल ने शुरू किया है। किसने? रमेश पोखरियाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल कलाम सर की जयंती पर शुरू किया गया है। बस आपसे यूं ही 2 क्वेश्चन बनते हैं कपिला अभियान से, तो बस आप ध्यान रखो जो केंद्रीय मंत्री हैं। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से आपसे वनडे एग्जाम में से जो भी क्वेश्चन बना है वो सिर्फ इतना बना है, पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखो ये वैज्ञानिकों को दिया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए, तो अब हम लोग साइंस का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साइंस के पोर्शन से तो मिक्स क्वेश्चन रहता है टोटल, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें जो पुराने करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके करंट अफेयर के लिए पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1741 से डिस्कस करेंगे, 40 तक हो चुके थे। बेंगलुरु के उस 12वीं के छात्र का नाम बताइए जिसके नाम पर आकाश गंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है। तो ध्यान रखना है बेंगलुरु की उस छात्र का नाम हमको बताना है, इनका नाम है सहिथी पिंगली। सहिथी पिंगली जो है इनके नाम से आकाश गंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम भी है सहिथी पिंगली ग्रह। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, और दुग्ध मेघला आपने सुना होगा, तो दुग्ध मेघला जो है आकाश से संबंधित बात है,
और ध्यान रखना है दुग्ध में और मंदाकिनी जो है ये सब आकाशगंगा में ही पाए जाते हैं। अगर आपसे इनका पूछा जाए तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला है 42। पूछा जा रहा है डैश 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 पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। तो आपको बताना है मतलब समुद्री जीव इसमें से पूरी तरह से मुक्त रहने वाला जो समुद्री जीव है वो क्या है। हम सभी जो जानते हैं आर्थ्रोपोडा समुद्र और दोनों में रह सकते हैं, और इसका नाम हो जाएगा इकाइनोड मेल्टा। इकाइनोड मेल्टा जो है ये समुद्री जीव है पूरी तरह से मुक्त रहने वाले, तो आप ध्यान रखना इसमें। और बस इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ, समुद्री जीव ही ध्यान रखना है। और जो इकाइनोमेटा संघ के जंतु होते हैं वो सामान्यतः समुद्री जीव ही होते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रख सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है ये एक लिंगी होते हैं। आर्थ्रोपोडा के संघ के जो जीव होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ये है एक लिंगी होता है, इनको आप ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक द अप थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड एंड द ऑब्जेक्ट इज। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि किसी उच्छेद में जब कोई वस्तु तैरता है तो उसका घनत्व क्या होता है, ऐसे करके तो आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है उस द्रव से कम होता है, लेस देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। कैसे, ध्यान दो, जैसे अगर कोई वस्तु तैर रही है जिसमें वो, जैसे मान लेते हैं ये पानी है, ठीक, और इसमें मान लेते हैं ये एक नाव हो गई, ठीक, और नाव में बैठा एक ये आदमी हो गया। तो बताना अब ये जो नाव है और ये जो पानी है, बताओ तैर कौन रहा है, तैर तो नाव रही है। तो बताओ घनत्व किसका कम है, तो आप कहेंगे सर घनत्व जो कम है वो किसका है, नाव का है। और घनत्व ज्यादा किसका है, ये पानी का है। तो ध्यान रखना है कि जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है। तो ये चीज ध्यान रखना, कम घनत्व वाला वस्तु अधिक घनत्व वाले वस्तु में तैरता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे अब आपसे क्वेश्चन बनेगा लोहे की कील पारा में तैरती रहती है, क्यों भाई, घनत्व तो हल्के होने के कारण, क्योंकि लोहे का घनत्व तो कम होता है, पारा का घनत्व तो ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, तो और है जैसे आपसे पूछा जाता है बताओ नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है, क्यों, कम घनत्व के कारण, क्योंकि जो है सॉरी ज़्यादा घनत्व है, क्योंकि ज़्यादा घनत्व हो जाएगा तो जो है हम लोग क्या हो पाएंगे, जो है किसी वस्तु का ज़्यादा घनत्व हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं इस पानी का ज़्यादा घनत्व हो जाएगा तो हम लोग तैर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर मान लेते हैं इसका भी घनत्व नहीं है और ये तुम नाव ले गए उसका घनत्व बराबर है तो वो वस्तु जाएगी डूब। ठीक है, अब जिसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा वो वस्तु जाएगी डूब। जैसे आप देखते होंगे कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि पूरा की पूरी नाव लोहे की जो बनी होती है वो नहीं डूबती, क्यों, यही सिस्टम है, यही लॉजिक है। ठीक है, घनत्व के कारण। ठीक, तो आप उसको ध्यान रखो, जो कम घनत्व वाला ध्यान रखना वो तैरता है और ज़्यादा घनत्व वाला तैराता है। पानी में कम घनत्व के कारण तेल पेट्रोल आदि जल के ऊपर तैरते रहते हैं, पानी में कम घनत्व के कारण। ठीक है, तेल पेट्रोल द्रव आपने देखा होगा ये सब लोग वस्तु में तैरते रहते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो इनका नाम है एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी जो है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं एस विजयलक्ष्मी, और ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय आपसे क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला जो थी वो एन पोलसे थी, उनका नाम क्या था, एन पोलसे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप नोट्स करते रहिए और लिखते रहिए और रिवाइज मारते रहिए समय समय पर। तो भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, प्रथम जो भारतीय महिला थी उनका नाम था एन पोलसे। राइट, क्या आंसर हो जाएगा, एन पोलसे, पोलसे। ठीक है, और इन्होंने टेनिस खेला था, टेनिस 1924 की बात है ये, 1924 में, और इन्होंने टेनिस से थी ये महिला। ठीक है, ध्यान रखो। शतरंज की भूमि जो है हम लोगों की है
शतरंज में टोटल 64 वर्ग होते हैं, 8 8 64, टोटल 64 वर्ग होते हैं शतरंज में। ओके, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1746 देखिएगा, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो आपसे बताना है कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतांत्रिक देश वो देश होता है जिसमें चाहे जो मुंह उठा के बोल दो, है नहीं। तो ऐसा देश तो है चीन नहीं है। तो आप देखते होगे चीन में ऐसा सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ इतनी पार्टी हैं, चाहे जो मुंह उठा के बोलने लगता है। अगर कुछ सरकार करती है तो सरकार के खिलाफ जाने लगते हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भाई जैसे दो चीज़ें होती हैं, मैं तो ये चीज़ तो जैसे दो चीज़ें होती हैं, किसी के हक में जाता है, किसी के हक में नहीं जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, कुछ सही होकर भी व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, उस सही और डर की वजह से काम नहीं कर पाता है। और क्या होता है, कई हानियाँ भी हैं, कई लाभियाँ भी हैं। आप जब इसको पॉलिटी में पढ़ते हैं तो उसके लाभ भी हैं, हानि भी हैं। तो अब क्या कह सकते हो, जैसे चीन जैसे देश हुआ, इसमें लोकतंत्र देश नहीं है। तो आप देखते होंगे चीन का जो तानाशाह, मतलब अपने हिसाब से जो करेगा वही करना पड़ेगा, ये चीज़ है। अपने यहाँ क्या होता है, मन में आया करेंगे, मन में आया नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप सैलरी वगैरह जो भी बताओ आपको बढ़ाकर मिलेगी, लेकिन आपको काम उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। और अमेरिका, श्रीलंका, भारत, ये सब लोकतांत्रिक देश हैं। और सबसे पहले जो लोकतांत्रिक था वो अमेरिका ही था। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश वो अमेरिका ही है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश वो भारत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, भारत इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीन में केवल एक ही पार्टी है, लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आई बराबर होता है भाई क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो क्यू का मान कितना है, 300 कूलम। और टाइम कितना है, टाइम 10 मिनट है। 10 मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 10 गुणे 60 बस। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हमेशा सेकंड में ही रहना चाहिए। तो जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। राइट आंसर बी, ठीक है। कर लोगे। ओके, चलो अगला है क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा। देखो पृथ्वी पर जो भी भार हो उसका 1/6 कर दो चंद्रमा के लिए। तो 60 का 1/6 करोगे, 6 से 6 कट जाएगा, 10 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं 60 न्यूटन की जगह सिर्फ इतना कर दें, 60 किलोग्राम है, तो ये आंसर नहीं बदलने वाला है। चंद्रमा पर जाओ तो भी 60 किलोग्राम रहेगा, पृथ्वी पर जाओ तो भी 60 किलोग्राम, कहीं चले जाओ सतह पर, तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है और भार चेंज होता है, ठीक, ध्यान रखना। और भार की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, इसलिए देखो यहाँ एन लिखा हुआ है, न्यूटन, ठीक है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तरल, ठोस, अर्ध ठोस, ये तो कोई नहीं लगाता। प्लाज्मा एक अनसुना भी है, तब भी लगा सकते हैं। प्लाज्मा जो है चमकता है, और प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। टोटल पदार्थों की 5 अवस्था होती हैं। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, वो 5वीं अवस्था है पदार्थ की। पदार्थ की आपने 3 अवस्था तो खूब ही सुनी होंगी, ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आज एक सुन लो चौथी, अगर जिन्होंने नहीं सुनी है आज सुन लो 5वीं भी, ठीक है। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब करेंगे, शर्करा नहीं करेगा। शर्करा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये विलयन होता है एक प्रकार से, और समांग मिश्रण होता है ये। समांग मिश्रण कह सकते हैं भाई, समांग मिश्रण। और आप जानते हैं कि भाई समांग मिश्रण क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे। समांग होता है, एक विषमांग विलयन होता है, इन सभी के बारे में आपको उम्मीद है जानते होंगे। चलो अगला बढ़ते हैं। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसके डैश पर अपवर्तित रहता है। तो ये हम पीछे क्वेश्चन तुम्हें बता चुके ना, जो डिटेल में बता रहे हैं उसको भी ध्यान से सुना करो। तो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर जाती है तो इस पर क्या अपरिवर्तित रहता है। देखो इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो बिल्कुल जो है अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तरंग दैर्घ्य, गति, आयाम में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है।
और ध्यान रखना, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, ठीक है। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये भी आप ध्यान रखो। और दाब घटा लो चाहे बढ़ा लो, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी, कोई इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, कौन कौन से? तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता, तारत्व और गुणता, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है पृथ्वी की सतह पर वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु डैश से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरेगी। भाई अगर हवा बिल्कुल ही ना लग रही हो, जैसे आ रही है, तो पृथ्वी जो वस्तु को एक समान त्वरण से खींचेगी, बड़ी आराम आराम से, है ना। जब कोई एक मतलब कोई बाह्य बल ही कार्य नहीं करेगा तो वस्तु को बड़ा आराम आराम से खींचेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है डैश डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार होता है, ये इसका राइट आंसर है ईस्टर। आपने अगर हाई स्कूल में पढ़ा हो तो आपको वहाँ समझाया था ईस्टर ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप क्या है, इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो ये ईस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है उसका नाम आंसर ईस्टर होता है। क्या? ईस्टर। और ईस्टर का सामान्य जो सूत्र होता है वो CnH2nCOOR, तो ये ईस्टर ग्रुप होता है, आप ध्यान रख सकते हो इस चीज को। अगला है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता ध्वनि की नहीं है। तो देखो वो चीज आ गई। तो आप बताओ, अभी हमने जो 3 विशेषता पीछे बताई थी, क्या उसमें हमने कंपन का नाम लिया था? नहीं लिया था ना, तो बस कंपन ही लगा दो, अपना राइट आंसर हो जाएगा। विशेषता पूछी गई है, आपको उसमें कंपन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, उसमें आप देख लो जाके कंपन। अगला है जसवीर सिंह खेल के संबंधित नहीं है, तो ये तो पीछे पुराना करंट अफेयर, उससे को लेना देना। अगला है ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? बागवानी, दलहन, धान, मोटा अनाज। तो आप सभी लोग जानते हैं मोटा अनाज होता है भाई, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटा अनाज है, और ये सभी लोग आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और ज्वार बाजरा ये खरीफ की फसल है, आप इसको ध्यान रखो। अगला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले डैश युग्म होते हैं। तो मोनो है तो केवल एक हो जाएगा, अगर डाइसैकराइड होता है, ठीक है, तो उसमें 2 गुण हो जाते हैं, केवल 2 गुण, ठीक है। ये मोनो का मतलब होता है एक, ऐसे भी याद रख सकते हो। दरअसल इसका जो है, जब 2 या 2 से अधिक बीच लक्षण, ऐसा एक क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने द्विसंकरणी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले पौधे, ध्यान रखना, मेंडलीफ ने द्विसंकरणी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज एवं हरे तथा झुर्रीदार बीज में उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया था। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी रहे थे और झुर्रीदार एवं हरा जो रंग था वो अप्रभावी रहता था। तो ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये बिल्कुल हाई स्कूल की थ्योरी है जो हम आपको बता गए। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन बना है, बताओ इसमें कौन सा अप्रभावित रहा था? तो झुर्रीदार उसका आंसर था, पीछे रेलवे ग्रुप डी ने पूछा था इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना। अगला है उपनिषदों में डैश का भाषा प्रयोग हुई। उपनिषदों भाई संस्कृत प्रयोग होगी, उस समय संस्कृत ही तो चल रही थी। उपनिषदों में कौन सी भाषा प्रयोग होगी उस समय? बताओ, संस्कृत ही तो प्रयोग होगी, और कौन लगाएगा भाई? ये पाली प्राकृत, जो प्राकृत है ये जैनों की भाषा थी, और ये पाली जो है ये बुद्ध लोगों की भाषा थी, हम सभी लोग जानते हैं। पहले क्या होता था, जिन लोगों ने संस्कृत अगर सुन ली तो उनके कान में पिघलाकर लोहा या कांच भर दिया जाता है था कि बाउम्र वो कभी भी किसी भी भाषा को ना सुन सके। इतना कट्टर जो है संस्कृत थी। और फिर लोग आए प्राकृत के, पाली के पहले आए, फिर आए प्राकृत, तो पाली आई, ऐसी भाषा थी जो बड़ी आम भाषा थी, गौतम बुद्ध ने प्रयोग करी, तब इन्होंने लोगों ने कहा ये तो ऐसे भगवान है जो हमारी ही भाषा में बात करते हैं। तो ज़्यादा प्रभाव पड़ा इस चीज़ का जनता पर, सबने इनको माना, फिर वही चीज़ भगवान बन गए, ठीक है। तो अगला है, तो इसको हटाई देते हैं। डैश डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। तो ध्यान रखना है, पानी में संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, ये होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है जो है पानी संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। और हमने आपको पीछे बताया था ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, बोलो, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ऊतक के अध्ययनों को क्या कह सकते हैं। और पीछे एक क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया कि जो संस्कृत है उपनिषद, और टोटल उपनिषद कितने हैं ये भी ध्यान रखो, टोटल उपनिषद हैं 108, सभी लोग जानते हैं। वेद कितने हैं? 4, उपनिषद कितने? 108, ठीक है।
और जो उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठावान पूर्वक पास बैठना, गुरु के पास बैठना शिष्य को, ठीक है। तो ये उपनिषद होते हैं वही जो है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में पानी संग्रहण के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी किया जो है करते हैं। बताओ माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। माइकोलॉजी में आपको बताना है क्वेश्चन, बताओ माइकोलॉजी में किसका प्रयोग करते हैं? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ माइकोलॉजी में, ठीक है। अगला है तो ये करंट अफेयर है, आगे चले जाओ, ये भी है, ठीक है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? एक क्वेश्चन पूछ के थक गया भाई। हाफ mv स्क्वायर होता है, इस क्वेश्चन को कई बार लगा चुके हैं आप, पीछे सेटल्स में देखे होंगे। m का मान दिया गया 15 और v का मान दिया गया 2, तो 2 का वर्ग कर दो 4 और 15 गुणे 4 15 चौको 60 और 2 से भाग करना जो है, सॉरी यहाँ पर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड एक समान गति कर रही है, तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? बस वही है हाफ mv स्क्वायर, m का मान रख दो 15 और गुणे v कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर 2 के हिसाब से चलेंगे तो आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो दूनी 4 और 4 गुणे 15 15 चौको 60 60 का आधा करेंगे 30, तो 30 जूल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आप कर लेना उसमें क्या है गुणा भाग, ओके। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है मगधी के नाम से भी जानी जाती है और पूर्वी भारत के बिहार झारखंड में क्षेत्र में बोली जाती है? तो मगही मगधी में बोली जाएगी भाई, यही राइट आंसर हो जाएगा। मगही अपना जो है राइट आंसर है भाई मेरे, मगही को ध्यान रखो। और हम सभी लोग जानते हैं मगही जो है भोजपुरी मैथिली आदि भाषाओं का विकास हुआ है। तो चलो अगला देखते हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया यहाँ पर। अगला है, यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रभावित होगी? तो देखो यहाँ पर ओम का नियम लगेगा। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो देखो V का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है, तो I पूछ रहे हैं, तो I बराबर होता है V अपॉन R। क्या होता है I बराबर V अपॉन R? तो V कितना है 220 वोल्ट और अपॉन R कितना है 500, तो 500 से भाग कर लो 220 से 0 काट दो, 5 से भाग करो तो 5 चक्कू 20 लगाया दशमलव और फिर 5 चक्कू 20 और बटे में 10 है, तो जी दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.44 एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। V अपॉन R 220 बटे 500 से भाग कर लेंगे, इतना उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। चलो ओम के नियम से हर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय एक दूसरे को आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कितनी बार बताएं पीछे गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में कई बार बता चुके हैं। इसका जो मान है वो कितना है, गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का जो नियतांक मान है वो कितना है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका आप यूनिट भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसको हम डिटेल में भी बता चुके हैं पीछे लेक्चरों में। पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोष का हिस्सा नहीं है? तो ये अंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिख नहीं रहा? अंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अंडप जो है पराग कोष का हिस्सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो अगला है, डैश डैश एक असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन है। सॉरी संतृप्त से पूछा जा रहा है। तो जो संतृप्त होता है वो एल्केन ग्रुप होता है। क्या? एल्केन ग्रुप को संतृप्त कहते हैं और एल्केन ग्रुप को ही पैराफिन भी कहते हैं, या पैराफिन भी कह सकते हो, पैराफिन। तो इसमें ये इथेन और प्रोपेन दोनों नजर आ रहे हैं। एल्केन एन से आ रहा है, देखो प्रोपेन एथेन दोनों में आ रहा है, तो इसमें दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। पता नहीं कौन सा आयोग ने सही किया हो, तो इसमें तो मुझे दोनों ही लग रहे हैं। अगर आपको कुछ जो है स्पेशल पता हो तो आप बताइएगा। एथीन और एसिटिलीन ये असंतृप्त हैं, जबकि हमसे पूछा जा रहा है संतृप्त, तो एथेन प्रोपेन दोनों हमने राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? तो काफी 2-4 सेट के बाद ये क्वेश्चन आया, नहीं तो हर सेट में ये क्वेश्चन था। कार्य जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाई का परिवहन करना, बिल्कुल सही बात है। आकार जो है अमीबा के आकार का था, नहीं ये बिल्कुल गलत है। पीछे कल हमने सीखा था इसका आकार कैसा था। आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण से की जाती है, बिल्कुल सही है। लंबाई 5.5 ये होता है, बिल्कुल सही है। मिलियन माइक्रो क्यूब होता है, ये तो हम पीछे आपको बता ही चुके हैं। कल इसकी लंबाई आपको 5.7 से लेकर 9 बता रहे थे, इसलिए ये वाला गलत हो गया था, लेकिन आज बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि इसका आकार अमीबा जैसा नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ, और आपने अगर ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को तो आप जरूर ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।